अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तसल्लुम के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है सेल टैक्स इश्यूज। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से टैक्सेस आवाम से वसूल किए जाते हैं, लेकिन सबसे जो अहम टैक्सेस हैं उनमें इनकम टैक्स है और सेल टैक्स है। सेल टैक्स का तमाम जो वजन है, तमाम बोझ है, वो आम आवाम पर किस तरह पड़ता है और हुकूमत इस हवाले से आम आदमी को रिलीफ देने में नाकाम क्यों है, क्या वजूहात हैं सेल टैक्स के तरीक़ेकार को, इसके जो अंदाज हैं, इसके जो कानून हैं, इनको आम आदमी के लिए आसान बनाया जा सकता है। इस पर आज गुफ्तगू करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमैर बाजवा साहब। आप माहिर टैक्स उमूर हैं और कंपनी MHSS एंड को कंपनी के सीनियर जो एडवोकेट भी हैं। और मैं हमें ज्वाइन करेंगे नईम खान साहब। आप माहिर टैक्स उमूर हैं और सीनियर मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। उमर बाजवा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनका पाकिस्तान में किरदार क्या है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। जी जी। अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे। सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये है कि आप इनडायरेक्टली आवाम से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्शन कौन करता है? ये दो मेन होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक ट्रेडर होता है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, अगर कंपनी बनाई हुई है, एक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो जनाब वो सेल टैक्स कलेक्ट करता है और बर्डन डाल देता है इनडायरेक्टली आवाम पे। ठीक हो गया। वो किसी सूरत में, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप बाजार से कोई चीज़ लेते हैं, साबुन या सरफ लेते हैं जाके, तो उस पे आप जनाब 18% सेल टैक्स ऐड होके आप उसको पे करते हैं। ठीक है, अब ये आम आवाम है जो अपनी जेब से जनाब खर्च करके वो प्रोडक्ट लेके आती है और जनाब वो पे कर देती है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो आम आवाम जो है उसके ऊपर बोझ डाला जाता है। वो चाहे 17% हो, चाहे 18% हो। आज अगर गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि इसको 20-21% कर दे, तो वो आम आवाम पर ही बोझ पड़ेगा। अच्छा, अब आपके सवाल पे आ जाते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी आसान मिसाल दी जाए जी मिसाल के तौर पर, ये हमने एक सूट पहना हुआ, कपड़ा पहना हुआ है। जी जी अब इसको हम देखते हैं कि कपड़ा आम मैंने खरीदा है तो एंड पे मैंने इसका टैक्स दिया है। जी अगर हम फार्मर पे जाएं, एक आदमी जो कपास बीजता है, बीज लाता है, उस जी जी पर वो टैक्स दे के लाता है, जी जी फिर उसको बीजता है, पानी जी जी लगाता है, पानी में वो जो पानी इस्तेमाल करता है उसमें टैक्स देता है, जी जी जो उसमें खाद डालता है उसमें टैक्स उसमें देता टैक्स है। देता है। जब तक वो तैयार नहीं हो जाती और जब तक उसमें जो भी चीज़ उसमें स्प्रे इस्तेमाल करता है उसमें भी वो टैक्स अदा करता है। बिल्कुल जब ऐसे उसको बेचने जाता है उसमें भी वो टैक्स अदा करता है। बिल्कुल ऐसे कपड़े के लिए बनने के लिए जाती है वो टैक्स अदा करता है। जब वो बिल्कुल कपड़ा बन के आता है जी 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 फिर भी वो टैक्स अदा करता है। और फिर एंड पे वही किसान अगर उसको खरीदेगा तो जी वो भी एंड का जो टैक्स है सारा बिल्कुल सर। उसको पे करना मैं पड़ेगा। आपको इसकी मिसाल, बिल्कुल आपने एग्जैक्टली ऐसे कहा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे आपने मिसाल दी है कि एक फार्मर से जो है वो बीज खरीदता है। जी अब जी उसने बीज खरीदने से लेके और एंड प्रोडक्ट तक तक जी जी टैक्स अदा किया। वो किया। अब वो जाहिर सी बात है, वो फार्मर अपनी जेब से तो नहीं ना देगा, सही कह रहे हैं। वो अपनी जेब से तो नहीं कतन देगा, वो देगा अपनी आम, और जिसको वो बेचेगा उससे वो वसूल करेगा। जी अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 100 रुपया उसकी कीमत है। ठीक है, जी अब जी वो 100 रुपये में जो उसने टैक्स पे किया है उसको शामिल करेगा, सौ जी रुपए के अंदर शामिल करेगा, तो फिर जनाब वो आवाम को वो बेचेगा। चलते चलते 2000 के ऊपर वो जब वो रेट चला ऐसे जाएगा है, एंड पे, जब वो बिल्कुल जी ऐसे ही है कि जनाब वो एंड रिजल्ट, आप कह लें कि एंड जो बर्डन है वो आम आवाम पे ही डाला जाता है। जी ये जी बेसिकली एक हायरार्की होती है। हम अगर टैक्स की स्पेसिफिकली सेल टैक्स में देखा जाए तो इसमें होता है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, जी उसके जी बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद रिटेलर होता है, और रिटेलर के बाद एंड कंज्यूमर आता है। जो एंड कंज्यूमर का वर्ड यूज किया जाता है स्पेसिफिकली आम आवाम के लिए यूज किया जाता है ठीक कि है। जनाब ये जो चेन चलती है मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक, ये जो चेन चलती है और उसमें जितने टैक्सेस पे हुए होते हैं, तो एंड द रिजल्ट, एंड ऑफ द डे एंड कंज्यूमर ने उसको फाइनली पे करना है, तो फिर उसकी जान छुटनी है। ठीक है। ये है इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपसे आम अल्फाज में। जी जी अब हम आपके सवाल पे आते हैं कि इस पे पाकिस्तान में क्या किरदार अदा है। इसमें ये है कि पाकिस्तान में दो तरह के टैक्सेस हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स जी है। जी अब दोनों का बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मेन आपकी जो एफबीआर की कलेक्शन है वो इन दोनों टैक्सेस पे होती है। ठीक है, सही कह रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी से भी होती है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो इन दोनों में है। 55% सेल टैक्स है 55% सेल 100% टैक्स में है, से। और जी जी बकाया जो 45% है जो वो इनकम दूसरे। टैक्स है, और रिमेनिंग आपकी एक्साइज ड्यूटीज रह जी जाती जी हैं। अब इतना बड़ा पोर्शन जो है वो आप आम आवाम पे आप पे बोझ है। आप वो किस सूरत में होता है? पेट्रोल की सूरत में होता है,
आप कोई भी चीज लेते हैं उस सूरत में वो आप अदा करते हैं। कोई भी आप छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज आपने लेनी है, उस पे आपने जीएसटी टैक्स पे करना होता है। ठीक हो जी गया। जी। अच्छा, अब पाकिस्तान में अब आपको पता है कि एफबीआर का जो पिछले साल का हदफ था वो 7,000 अरब रुपए का था। 7,450 अरब रुपए 50 अरब रुपए का। अब इस टाइम पे वो 9,000, 415 अरब रुपए का है। 9,000 नहीं 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 सर, 9,200 अरब तक तजावुज हो गया है। जो टैक्स ये 2024 में इन्होंने कलेक्ट करना है, ये टारगेट मिला हुआ है इनको 9,200 अरब रुपए का। जी जी। अब उसमें से जो मेजर पोर्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्स की मद में जाएगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स या उसको बोलते हैं, इनकम टैक्स अब बोलते हैं। इम्पोर्ट जो कम हुई है उसका तमाम वजन भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में अवाम से वसूल किया एग्जैक्टली जाता ऐसी है, है। यही बिल्कुल वजह है पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, वो बिल्कुल ऐसी आम है। अवाम से टैक्स वसूल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे कि इनडायरेक्टली अवाम पे ही बोझ डाला जाता है, इसका जी ये मतलब है। जी जी। अच्छा, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जितने भी हैं आवाम से वसूल किए जाते हैं, एफबीआर सबसे आसान हदफ सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है एफबीआर के लिए? सर एफबीआर के लिए तो वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो तो जो है वो सेल टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो आसान हदफ है। ठीक है, जी जी। जो इनडायरेक्टली सारी आवाम जो है वो पे कर रही होती है। जो मुश्किल हदफ होता है वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अच्छा, क्योंकि ये उन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ये एफबीआर खुद मेहनत नहीं है, वो अफसाने की मेहनत नहीं है, ये तो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जो इकट्ठा करके सरकारी इदारे भी हैं, निजी सरकारी इदारे भी हैं, आम बंदा भी है, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, ये इकट्ठा करके सारा टैक्स उनको दे देते सर हैं। वो आप बिल्कुल आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें इतनी मेहनत तो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक सिस्टमाइज तरीका बना दिया गया, मैकेनिज्म एक बना दिया गया है जी कि एक मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक पूरी जी जो चेन चलती है उसने जनाब ये फॉलो अप करना है। तो ये तो समझ लें कि डायरेक्टली जो है वो मैकेनिज्म चल रहा होता है, और जनाब एट द एंड कंज्यूमर ने उसको पे करना है। जी जी। ठीक हो सेल गया। टैक्स का जब नाम आता है तो इसका मतलब है ये आम बंदे के ऊपर आम वजन बंदे है। के ऊपर जो है वो बर्डन डाला जाता है। और उमर साहब, ये सेल टैक्स जिस तरह अब बिजली हम की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों की यूटिलिटी बिल्स हैं, जी उनमें जो टैक्स नेट के दायरा कार में भी नहीं आते, जी जी जी। उनसे भी तमाम सर टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। इसमें वो जो आप बात कर रहे हैं टैक्स नेट में नहीं आते, इसमें उसका कोई ऐसा डायरेक्टली ताल्लुक तो नहीं, क्योंकि ये इसका नाम ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। ठीक है। ठीक है, ये अच्छा, जो दूसरे जो डायरेक्ट टैक्सेस भी देते हैं, डायरेक्ट उसके बावजूद वो तमाम चीज़ें वही टैक्स देने के बावजूद भी वो वो खरीदते मैं हैं, फिर आपको वो टैक्स बताता अदा हूँ ना, करते एक तो डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली उसकी इनकम पे लगाते हैं। हैं। जी ठीक है, डायरेक्टली उस पर इनकम पे वो साल के आखिर पे उसने टैक्स देना है। जी इनडायरेक्ट टैक्स है कि आप आम आवाम, बेशक वो फाइलर है नॉन फाइलर वो अलग बहस है, लेकिन उसने कोई भी चीज बाजार से खरीदनी है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर उसने टैक्स देना ही देना है। ठीक है। बाय कंपल्शन है, उसने देना ही देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो असल बोझ जो पड़ता है वो आम आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्स का जो अच्छा, है वो दूसरा पड़ता उमर साहब, अगर एफबीआर के जो हम फौज का उनके अमले का हिसाब लगाएं, वो 33 34 या 35 हज़ार का अमला है टोटल, है। जी जी जिनमें से चंद सौ जी ऑफिसर हैं सेल टैक्स को जो पूरा पाकिस्तान को देखते हैं, जी 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 बाकी तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखते हैं। जी जी तो ये क्या यही वजह है क्योंकि उसमें जो चंद अफसर हैं सेल टैक्स के ऑडिटर हैं, जी जी जी। वो उसको वाच कर रहे होते हैं, उन्होंने ये कानून बनाने होते हैं। सर देखें, मैं ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। ये जो है ना एफबीआर में जो एक मैकेनिज्म है जो सेल टैक्स को देखता है, वो बेसिकली स्पेसिफिक ऑडिटर्स देखते हैं। ठीक है, अब ऑडिटर्स की इतनी कम तादाद है। ठीक है, आप जाएं तो एक एक जनाब वो सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल लाहौर में डिवीजन्स होती है कि जनाब ये सेक्टर इसके पास है, ये सेक्टर इसके पास है, ये सेक्टर इसके पास है। ठीक है, तो ये डिवीजन्स की जाती है। अब ये डिवीजन्स कर दी जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि जनाब बैक एंड पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से टैक्स पेयर्स को बड़े मिसाइल का सामना होता है। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सेल टैक्स की रिवीजन का, तो ये बेसिकली इस तरह के बेशुमार मिसाइल वहाँ अच्छा, को इनकम फेस टैक्स करने की पड़ते रिटर्न हैं। तो साल बाद जमा करवाता है एक टैक्स पेयर, ये मंथली लेकिन ये मंथली जमा करवानी होती है ये और इसके मंथली पेनल्टीज भी बहुत ज्यादा ये है। मंथली इसको आपने सबमिट करवाना होता है, और अगर आप कोई भी जो है अगर एक दिन का भी आप डिले करते हैं तो उसकी आपने पेनल्टी अलॉन्ग विद डिफॉल्ट चार्ज आपने पे करना होता है गवर्नमेंट को। अगर आप पे नहीं करते तो आपका स्टेटस इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये भी है, अगर वो एक सेल टैक्स उसकी रिटर्न में 1 लाख की इनकम उन्होंने बताई सेल टैक्स हुआ है,
उसमें 1 से 1 लाख का टैक्स अदा किया, अगर अगले महीने में वो कम जमा हुआ तो वो उसको भी नोटिस कर दिए जाते हैं, आपका ये कम क्यों हुआ है? सर वो बेसिकली वो मैं बताता हूँ, इस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक अगर टैक्स पेयर है, उसकी अगर रेवेन्यू एक महीने का 1 लाख है, फॉर एग्जांपल 1 लाख का रेवेन्यू है, अगर उसके अगले महीने वो 50,000 हो जाए या 40,000 हो जाए तो उसे नोटिस आया जाता है कि जनाब पिछले साल तो 1 लाख का था, इस दफ़ा 40,000 या 20,000 30,000 क्यों हुआ है, जी क्या जी। वजह है आपकी? तो फिर वो टैक्स पेयर को समझ लें कि एक किस्म का हरासमेंट का टूल यूज़ किया जाता है कि उसको हरास करने के लिए कि जनाब ये जो आप सेल्स कम शो करवा रहे हैं क्या वजह है, ठीक है, ये उनको नोटिस की सूरत में उनको हरास किया जाता है। अच्छा, दूसरा सेल टैक्स 38 जो सेक्शन है, उसके ज़रिए पहले बहुत से छापे और बहुत से हरासमेंट की गई, अब भी ऐसा ही है? सर एग्जैक्टली ऐसे अभी भी ऐसा ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जनाब उनको नोटिस भेजे जाते हैं कि जनाब फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का रेवेन्यू है, 2 लाख का रेवेन्यू आपका, फॉर एग्जांपल आपकी रिटर्न पेंडिंग है, आपने सेल टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाई, पिछले 6 माह की पेंडिंग है, जो भी है उस पर जनाब आपको नोटिस भेजे जाते हैं और आपके इवन के आपको बैंक अकाउंट्स तक अटैचमेंट करने की भी धमकी दी जाती है कि सबसे ज़्यादा बैंक अटैचमेंट जो होती है वो सेल टैक्स में होती है, इनकम टैक्स में होती है? दोनों में होती है, लेकिन ज़्यादा रेशो अगर कहें तो इनकम टैक्स में ज़्यादा होती है। अच्छा, जब ऑडिट का जो निज़ाम है, सेल जी टैक्स जी का आसान है या इनकम टैक्स का आसान है? सर ऑडिट कंपैरेटिव जो दोनों ही मुश्किल है, आसान तो कोई भी नहीं। ऑडिट तो यही है कि आपकी एक पूरे साल की या पूरे महीने की आपकी जो है ना जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स है उनको पूरा स्क्रूटनाइज किया जाता है। जी जी। आपने फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक साल की जो आपने रिटर्न सबमिट की है तो आपके पूरे साल का ऑडिट किया जाता है कि आपने जो उसमें क्रेडेंशियल्स पुट किए हैं, जो आपने इनकम जो एक अपने एक्सपेंस आपने उधर पुट किए हैं, आपको पूरे इनकम और एक्सपेंस का स्क्रूटनाइज किया जाता है कि जनाब ये इतनी आपकी इनकम आई कहाँ से आई, फिर आपके इतने एक्सपेंस हुए कहाँ से हुए, आपने प्रॉपर एक्सपेंसेस पे विदहोल्डिंग की है कि नहीं की, ये सारा का सारा जो है वो चेक जो है वो ऑडिट में किया जाता है। आपको समझ लेंगे एक किस्म का पूरा चेक किया जाता है आपको। यानी कि सेल टैक्स का ऑडिट आ गया तो पुल सराते मुस्तकीम से निकलने का रास्ता है? सर बहुत मुश्किल होता है, वो आपको पता ही एफबीआर का वो आपको रास्ता छोड़ते हैं, लेकिन एनी हो बंदा जो है उसकी सेल टैक्स का जो ऑडिट है वो उसको कर लेते हैं। अच्छा, सेल टैक्स में सबसे ज़्यादा करप्शन जी रिफंड की सूरत में, जाली जी इनवॉइस की जी जी सूरत जी में भी होती है, वो क्या सर वजह है? मैं एक सर्वे लेके आया हूँ, ये जी है जी। टैक्स एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स। जी जी। इसमें सर ये है कि एक तो आप सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक जी है, आपका डिपार्टमेंट एफबीआर जो है वो कलेक्शन होती है। अब उसमें जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स किस सूरत में होते हैं, रिफंड्स की सूरत में, एग्जाम्पशंस की सूरत में, ठीक है, इस सूरत में आपको उसका वो नाम दिया जाता है टैक्स एक्सपेंडिचर्स। जी जी। ठीक हो गया। अब मैं अगर सेल टैक्स की बात करूं तो फाइनेंशियल 2021 से 22 तक जो सबसे मेजर पोर्शन जो टैक्स एक्सपेंडिचर फेस किया डिपार्टमेंट में 58% है सेल टैक्स में। सेल टैक्स में 58%। मैं ये आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ फाइनेंशियल टैक्स से 2022 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो फेस करना पड़ा है किसकी मद में। इन शॉर्ट वर्ड में आपको लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो ये है कि जनाब सेल टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पशंस होती हैं, सबसे ज़्यादा रिफंड्स होते हैं, और आपको पता है रिफंड्स में आप स्कैम्स भी बहुत होते हैं। जैसे टैक्स ईयर 2020 में एक स्कैम आया था 16 बिलियन का, और वो 16 बिलियन का जो स्कैम वो स्पेसिफिकली हिट कर रहा था सेल टैक्स को। जी। तो ये स्कैम्स भी ज़्यादातर सेल टैक्स से ही रिलेटेड होते हैं, तो सबसे ज़्यादा करप्शन भी इसी में है। इसी में ही होती है। डिपार्टमेंट 10 से 15% मांगता है रिफंड देने का भी, लेने का भी। बिल्कुल ऐसी है सर। तो ये आप कुछ परसेंटेज बता रहे हैं, इससे ऊपर वाली परसेंटेज भी होती है। अच्छा उमैर साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपके तजर्बे से अपने नाजरीन को मुस्तफ़ीद कराना चाहता हूँ। अगर 18% हम सेल टैक्स देते हैं, जबकि नेट में देखा जाए तो वो 4 से 5% वो टैक्स मिलता है हुकूमत को, जी आता है। जी जी रिफंड निकाल के अखराजात निकल 4-5% लगा लें, जी 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 आता 18 के बजाय 5% ही जी है। जी जी तो अगर वो 5% या 18% की रेट के बजाय जी उसको जी 5% कर दिया जाए जी तो ये टैक्स सेल टैक्स की शरह बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी जितनी आप ना हो 58 बता रहे हैं, जी जी ये 70-75% पहुंच जाए। सर लेकिन exactly- ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ लीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमैर साहब, बहुत अच्छा आपने पुट अप किया है। उस क्वेश्चन का मैं जवाब ये दूंगा कि सर देखें 18% आपसे कलेक्शन हो जाती है, और मैंने आपको लास्ट टाइम ब्रेक से पहले भी कहा कि टैक्स एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो 56% सेल टैक्स में होता है। जी
आपकी बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है कि अगर हम उस परसेंटेज को रिड्यूस क्यों ना कर लें, जी बजाय इसके हम रेट ऊपर लेके जा रहे हैं, आम आवाम पे बर्डन डाल रहा है ना। अगर जी जितना जी फॉर एग्जांपल 18 नहीं तो 20 नहीं 21 कर दें, ना मैन्युफैक्चरर ने देना है ना ट्रेडर ने ये देना है, एंड तो हम कंज्यूमर ने ने। जाना है। जी और जी ये बर्डनाइज कौन होगा? एंड कंज्यूमर होगा। जी जी अगर हम इसी परसेंटेज को रिड्यूस कर दें जी तो एंड कंज्यूमर भी सुखी हो जाएगा, एफबीआर भी सुखी हो जाएगी, ठीक है, और कलेक्शन भी बेहतर हो जाएगी। बजाय इसके कि हम रिफंड्स की मद में, एग्जाम्पशंस की मद में एक्सपेंडिचर्स करते हैं, तो उसी को करप्शन का रास्ता भी बंद हो जाएगा। मैनेज करके जी ऑब्वियसली करप्शन का रास्ता भी बंद हो जाएगा। उसी को मैनेज किया जाए, परसेंटेज को रिड्यूस किया जाए, इससे आवाम को भी फायदा होगा, एफबीआर को भी फायदा होगा, कलेक्शन भी बेहतर होगी, सब चीजें जो है अच्छा, सेल टैक्स में स्ट्रीमलाइन हो जितना जाएगी। भी ये जाल है सेल टैक्स का, इसमें आम आदमी को हुकूमत रिलीफ दे सकती है? अगर दे सकती है तो किस तरह? सर पर्सनली तौर पे अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये है कि मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बहुत खिलाफ हूं। मैं अगर ओपिनियन दूं तो ये कहूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान में खत्म होनी चाहिए। ये तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में मैं इससे आपको खत्म हो बताता हूँ, जाएगा। नहीं सर, रशिया का मॉडल आपके सामने, मैं रशिया का मॉडल डिस्कस करूंगा। रशिया में जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन है, रेजिडेंट के लिए 15% आम है, बंदे के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, सिर्फ वजन नहीं डायरेक्ट है। आप टैक्सेशन लें सर, सिर्फ 15%, 1% डिसाइड कर लें कि इतना परसेंट आपने टैक्स देना है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के झचनों में से बाहर निकल आए। आप एक बंदे से कहें कि यार सिर्फ आपने जो कमाया है आप 10 या 15% डिसाइड कर लें कि जनाब आपने 10% देना है, 15% देना है, 20% देना है। जी। आपने जितना देना वो परसेंटेज डिसाइड करें और उसे उतना पूरे साल का वो ले लें, ठीक है। यानी कि पूरा जो इनडायरेक्ट जाल है टैक्सेशन इसको खत्म कर देना इसको चाहिए। खत्म किया जाए सर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आपकी सोच है, बेहतर है कि आवाम को इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेशन खत्म होनी चाहिए सर। एफबीआर को किरदार अदा कर सकते हैं इसमें। सर ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी तो एफबीआर भी उसको उसमें रोल प्ले करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसमें डेफिनेटली रोल प्ले करेगा। और डायरेक्ट टैक्सेशन को जो है प्रमोट करने के लिए भी रोल प्ले करेगा। अच्छा नईम खान साहब, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो जाल है पाकिस्तान में, आप उसको किस तरह देखते हैं? अयूबी साहब, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं समझता हूँ कि ये जाल नहीं होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट पूरी दुनिया में है तकरीबन, और इसके पीछे एक ही कंसेप्ट है, वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आपने अपनी पूरी इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, और वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन का पूरा एक प्रोसीजर दे दिया है सेल टैक्स एक्ट के तहत, कि आप जब भी ये ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। जी जी। अब उसके बैक एंड पे जो एक थॉट है, जो सोच है, वो ये है कि हमें पता चल जाए कि इस सेक्टर में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सेल परचेज कितनी हुई है, किस जगह पे लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं, रेवेन्यू जनरेशन कितनी हुई है, और किस सेक्टर ने में कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस को डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए यूज़ करते हैं फिर तो बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाना चाहते हैं तो वो फ्रॉड है। फ्रॉड। अच्छा नईम खान साहब, पहली दफ़ा पीओएस का सिस्टम लॉन्च किया एफबीआर ने। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने पहले भी वो किया था, लेकिन उन्होंने चलाया, उसमें इनामात भी रखे। उन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक ग्रिप इख्तियार की पंजाब में। उसके बाद एफबीआर ने भी वो सिस्टम को पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल टैक्स जो सिस्टम था, इनवाइस सिस्टम, उसको शुरू किया था। पहले क्राइटेरिया रखा 1000 स्क्वायर फुट का, मुख्तलिफ जो भी वट एवर। लेकिन उस पर एक अच्छी बात ये थी, एफबीआर के चेयरमैन साहब का एक बयान आया था, हम 9-10 हज़ार अरब रुपए सिर्फ पीओएस से इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इस बजट में उसको बिल्कुल क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह आप दस्तावेज़ी मुआशरत की कह रहे हैं, क्या पीओएस इसके लिए बेहतरीन एक अमल था? अयूबी साहब, मैंने पहले गुजारिश की कि ये एक प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का। जी, उसके लिए तो बेहतरीन तो इनवाइस बनती है, सबकी बनती है, लेकिन इनवाइस में भी जो फ्रॉड होते हैं, नेट कब चलता है कभी नहीं चलता है। सर देखें, आपने एक ऐसे बंदे की शॉप पे मशीन लगाई है जी, जिसके बैक एंड पे कोई इनवाइसेस का कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम नहीं है जी। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मैं एक गारमेंट्स शॉप पे चला गया हूँ, वहाँ पे आपने उस बंदे से कहा कि आपकी शॉप पे हम पीओएस मशीन इंटीग्रेट करेंगे और आप इनवाइस इशू करेंगे। अब सेल्स टैक्स को हम वैट कहते हैं जी। मीन के आपके पास इनपुट टैक्स होना चाहिए। अब एफबीआर ने ये तो देखा नहीं कि इस शॉप पे जो गारमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। जी।
क्या वो पूरी जो एक चेन है, सप्लाई चेन है, क्या वो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में? अगर उस बंदे का सप्लाई सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है फिर उसके लिए मुश्किल तो वो बंदा उस कॉस्ट के ऊपर जब मजीद डायरेक्ट 18% टैक्स ऐड या जो भी प्रिवेलिंग टैक्स रेट होगा, तो कस्टमर की जो अप्रोच है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सर मतलब एक शर्ट 2000 की मिल रही है बड़ी, जहाँ से इनवाइस है, और वही शर्ट दूसरी दुकान जाओ रजिस्टर नहीं है, उसको 500 की मिलेगी, तो वो क्यों जाएगा 2000 की लेने? क्यों जाएगा? अब इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन जी जो थी वो रेज किया यहाँ पे। और किसी भी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं चीज़ें, वो डिस्क्रिमिनेशन होती हैं कि या तो आप सारे लोगों पे टैक्स या पीओएस मशीन को फ्लैटली अप्लाई कर दें। आपने कहा जी अगर आपकी शॉप का इतना कवर्ड एरिया होगा तो हम टैक्स लगाएंगे, जी आपकी किसी बड़े शॉपिंग मॉल में शॉप होगा तो हम ये टैक्स लगाएंगे, जी जी आपके पास डेबिट क्रेडिट मशीन्स होंगी तो हम फिर ये लगाएंगे। जी जी तो इससे क्या हुआ? आपने बिजनेस को रोक दिया, बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे आप। क्यों? एक ऐसा बंदा जो उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, वहां पर तो पीओएस मशीन नहीं है। वैसे भी छोटी छोटी दुकानें लोगों की पीछे उनके गोदाम, बड़े बड़े गोदाम है, उनकी आप सेल किस तरह करेंगे? मैं यही आपकी तरफ आना चाह रहा था कि आप जितनी बड़ी मार्केट्स देख रहे हैं जी जी वहां पे तो उनकी शॉप उस सारे क्राइटेरिया से बाहर है, सही कह रहे तो हैं। फिर आपकी स्ट्रेटेजी कहाँ पे चलेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए तो फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर करें और ग्रास रूट लेवल से करें। ग्रास रूट लेवल यहाँ पे ये मतलब है कि अगर इंपोर्ट्स हो रही हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम आप अप्लाई करें। यहाँ पे पीएस पे अपना टाइम ना ज़ाया करें, ना स्टाफ को ज़ाया करें। मेरे पास इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि मार्केट टू मार्केट लोग विजिट कर रहे हैं, और किस बेस पे कर रहे हैं कि जो हमने बैंक से डाटा कलेक्ट किया है कि इस बंदे के पास डेबिट क्रेडिट मशीन रीडर पड़ा हुआ है। भाई आप ये देख लो कि उस बंदे की ट्रांजैक्शंस कितनी है। पॉसिबिलिटी है कोई नया किसी ने शॉप ओपन किया, उसने जस्ट टू रेज द टर्नओवर उसने मशीन रख ली है, तो उसकी शॉप भी छोटी है, उसके पास फैसिलिटी भी नहीं है, उसकी टर्नओवर भी कम है। अगर आप उसके ऊपर वो टैक्स का बर्डन लगाएंगे जो साथ वाले के पास नहीं है, तो क्या उसका बिजनेस डिस्टर्ब होगा, बंद होगा, सही है, बिजनेस एक्टिविटी कम होगी। आपने वो स्ट्रेटेजी लेके आनी है। देखिए आपने टैक्स कलेक्ट करना है टू रन द इकोनॉमी। अच्छा नईम खान साहब, मेरी चीफ एफबीआर से बात पिछले एक प्रोग्राम में हुई थी, उन्होंने रिटर्न के बारे में बताया था। सेल टैक्स के रिटर्न हमने बिल्कुल सादा कर दिए, सफेद कर दिए, और बहुत सी हमने आसानियाँ दे दी हैं ताकि हर बंदा जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है हर माह उसको रिटर्न को फिल कर सके, उसको कोई मुश्किलात ना हो। आप उस इत्फाक करते हैं? देखिए साहब, पहला तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये एक ही बात ठीक कर लें। अक्सर प्रैक्टिशनर्स को स्पेशली ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हर रोज ये IRIS जो उनका सॉफ्टवेयर है, IRS उसमें ये अमेंडमेंट्स कर रहे होते हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं। 1 सितंबर को की, एक माह रिटर्न का रह गया, 30 सितंबर आखिरी डेट है, और एक यकम को आप छेड़ रहे हैं पूरे सिस्टम को। ऐसा नहीं होता। जी जी आप हमेशा ये देखें, आपके पास बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, जी जी आप सिस्टम को चलने दें। आप हर रोज अमेंडमेंट्स कर रहे हैं विदाउट कंसल्टेशन विद बिजनेस कम्युनिटी एंड टैक्स एक्सपर्ट्स। जी आप उनसे पूछते नहीं, आप उनसे पूछें। अगर वो कहें कि ये चीज़ अमेंड कर दो तो आप कर दें। आप खुद से करना चाह रहे हैं, भाई आप कर रहे हैं, जिस बंदे ने आपको टैक्स कलेक्शन में हेल्प करनी है, जो आपका टैक्स एडवाइजर है, जिस बंदे ने टैक्स पे करना है, जो टैक्स बिजनेस है, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि वो उसको उस सिस्टम को समझ सके और प्रॉपर टैक्स पे कर सके, इन टाइम रिटर्न फाइल कर दे, तो आपकी स्ट्रेटेजी का क्या फायदा? सही है। आप तो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन में। तो आपने जो कहा रिटर्न 1 पेज कर दी, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, आप पूरे प्रोसीजर को ठीक करें। परचेजेज है उसको प्रॉपर करें, सेल्स को प्रॉपर करें। उसके लिए क्या होगा, इंपोर्ट से लेके एंड कंज्यूमर तक आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये सिस्टम इंटीग्रेशन करते जा रही है एफबीआर सेल टैक्स में, जिसमें जाली इनवाइसेस का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, उससे बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। अब जैसा सिगरेट पे कर दिया इन्होंने, पहले दूसरी चीज़ों पे पीओएस लगाया, और भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने अमेंडमेंट। अब ये सर पीओएस क्या आपका सुपरवाइजरी सिस्टम है? आपने एक शॉप पे पीओएस मशीन रख दी, अब उसकी मर्जी वहां से प्रिंट निकाले ना निकाले। है तो बात यही है, हमारे पाकिस्तान में एक्सपर्टीज तो बहुत ज़्यादा है। सर एक्सपर्टीज नहीं है।
आपने उस टैक्स को, आप उसको स्टॉक को किस तरह चेक कर सकते हैं? सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो तो रूट्स है ही नहीं। सही है। जो प्रोडक्ट्स उस बंदे तक जा रही हैं उसको पहले आप मैनेज कर लें कि उसकी शॉप तक वो प्रोडक्ट जाए ही ना जिसके अगेंस्ट इनवॉइस इशू ना की हो। अच्छा नीम खान साहब, ये सेल टैक्स में सबसे ज़्यादा जो अपील का कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा अपील सेल टैक्स में होती है, इनकम टैक्स में ज़्यादा है? ये सब देखें, ये तो डिपेंड करता है कि ऑफिसर्स ने कैसे काम किया और वहाँ पे टैक्स पेयर की कोई डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट हुई कि नहीं। आइदर वो सेल टैक्स भी हो सकता है, इनकम टैक्स भी हो सकता है। लेकिन एफबीआई ने यहाँ पे भी एक जोड़ रखी हुई है, वो ये कि इनकम टैक्स की जब आप अपील फाइल करते हैं तो वो आप ऑनलाइन अपील की फैसिलिटी आपके पास, उसका ऑर्डर भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है। सेल्स टैक्स जिसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, जो इनकम टैक्स रिटर्न की भी बेस है, सेल्स टैक्स की सेल्स परचेज का जो पूरा रिकॉर्ड है उसी की बेस पे आपने रिटर्न फाइल करनी है ना, उसी को बेस बना के आपने उस एरिया को आपने मैनुअल रखा हुआ है। अब सेल टैक्स की जो अपील्स है वो मैनुअल फाइल करते हैं। अच्छा मैनुअल हो रही है, ऑनलाइन नहीं है? नो मैनुअल फाइल्स हो रही है। अच्छा, अब जब वो मैनुअल फाइल होंगी तो आपका जो कमिश्नर अपील का ऑफिस है वहाँ पे अगर आप दोबारा से कहें कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो मिलना महाल हो जाती है, जो वो ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन नहीं है भाई। जब आपने रिटर्न आईआरएस पे ले गए चले गए, इनकम टैक्स रिटर्न भी चलेगी, सेल्स टैक्स रिटर्न भी चलेगी, तो फिर उसके साथ आपको सेल टैक्स अपील ऑनलाइन करने में क्या एतराज है? सही है। क्या अर्ज है वहाँ पे? देखिए एफबीआई को चाहिए कि फिर सबसे बड़ी बात यह कि जब कमिश्नर अपील वो ऑर्डर अपना पास करेगा तो ऑनलाइन करेगा। इसका मतलब है जो आपने वहाँ पे फाइलों का नंबर लगाया हुआ है, जो वहाँ पे 10 क्लर्क रखे हुए हैं उनको अरेंज करने के लिए, फाइल फिर भी नहीं आपको मिलती, तो क्यों ना आपको सिस्टमाइज कर दें। जो पीएस बाकी जगह पे आप टाइम स्किल कर रहे हैं, इस सिस्टम को ठीक करें। सही कह रहे हैं। जो सबसे ज्यादा इशू है आम आवाम का, और सबसे ज्यादा करप्शन भी सेल टैक्स की मद में ही, सेल टैक्स 38 में होती है, उसमें छापे भी उसमें मारे जाते हैं। ऑडिट जो खुलता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल सेल टैक्स का है। देखिए सेल्स टैक्स का जो ऑडिट है डेफिनेटली ये एक टफ जॉब है। उसमें आपने एक एक इनवाइस को, ठीक है ऑडिटर रैंडमली उसको चेक करते हैं, लेकिन अगर उसको जरूरत पड़े तो थारो उसको ऑडिट करना पड़ सकता है जी। तो उस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट को अपनी मैन पावर बढ़ानी चाहिए। और दूसरा जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ ये है। अच्छा नेम खान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जाने से पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ, क्या सेल टैक्स के कानून में रियल टाइम ऑडिट का कोई कानून मौजूद है, रवियन कोई मौजूद है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नेम साहब। अयूब साहब बिल्कुल ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है एफबीआर ने, बल्कि एफबीआर ने क्या लेजिस्लेटर ने ये किया अमेंडमेंट। इन्होंने 38 की पहले ये पावर थी ऑफिसर के पास कि अगर वो कहीं समय तक टैक्स वेन हो रही है तो वहाँ पे उसको एक्सेस दी गई थी कि आप उसके प्रेमिसेस में जाकर उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसके प्रेमिसेस में उसकी जो स्टॉक टेकिंग भी कर सकते हैं आप जी। लेकिन वहाँ पे एक इशू बड़ा चल रहा था कि क्या ऑफिसर जबकि आप रिटर्न ऑनलाइन कर दिए हैं, आपकी काफ़ी तक जो सेल परचेज का डाटा एफबीआर के पास अवेलेबल है, तो क्यों ना हम ऑफिसर को ये एक्सेस दे दें कि वो रियल टाइम ऑडिट करें। सही। तो उसके लिए उन्होंने 38 का में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया 2000 में, सब सेक्शन 4 जी। उसमें फिर इन्होंने ये लेजिस्लेटर ने कहा बीआर को कि भाई अपने रूल्स आप फ्रेम करें, तो इन्होंने फिर चैप्टर 6A-B को इंसर्ट किया। उसके तहत उन्होंने ऑफिसर को ये एम्पावर किया कि आप अगर ये समझते हैं कि इस टैक्स पेयर ने टैक्स रिवीजन किया है और आप उसका रियल टाइम ऑडिट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं। और टैक्स पेयर को पाबंद किया वहाँ पे कि जो ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी है वो उसको रियल टाइम प्रोवाइड करें। तो अभी जो आप कह रहे थे अपील का या टैक्स कलेक्शन का, अगर एफबीआर अपने स्टाफ को ये प्रॉपर ट्रेनिंग दे दे, उसकी एक्सपर्टीज़ जो है उसको प्रॉपर ग्रूम कर दे, तो उससे मैं समझता हूँ कि 38 का जो एक मार्केट में प्रेशर आता है कि भाई टीम वहाँ पे चली गई, वो सामान उठा के ले आए, सारा कुछ कर दिया, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो रिटर्न्स हैं कंपैरिजन करने इनकम टैक्स का सेलर रिटर्न के साथ आपके पास डाटा अवेलेबल है, आपकी सेल परचेज का डाटा रिटर्न्स में अवेलेबल है, आप वहीं से चेक कर सकते हैं। और कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप उस टैक्स पेयर को ऑनलाइन लेके अपना पूरा डाटा रिकॉन्साइल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि
ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके ऊपर शायद एफबीआर ने अभी तक काम नहीं किया, जो कि मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि एफबीआर ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रियल टाइम ऑडिट किया हो। ये पहली दफा ये कानून बना है, ये रियल टाइम ऑडिट कर सकता है। 38 में कर सकते हैं, बल्कि पहले तो ये था कि बहुत सारे मेरे पास सामने ऐसे ऑर्डर आए कमिश्नर अपील के या ATIR के, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर के ऑर्डर इस बेस पे उन्होंने विकेट कर दिए कि भाई 38 में आप ऑडिट ही नहीं कर सकते। अच्छा नेम खान साहब, आप हाई कोर्ट में पेश होते हैं, कानून को बेहतर जानते हैं, लिटिगेशन में सबसे ज्यादा केसेस सेल टैक्स के हैं या इनकम टैक्स की तरफ से? मेरा ख्याल है इनकम टैक्स की तरफ से ज़्यादा है। सेल टैक्स के केसेस लिटिगेशन बहुत कम है। लिटिगेशन सेल्स टैक्स में कम है, इनकम टैक्स में ज़्यादा है। और उसकी सेल टैक्स जिस तरह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 55% सेल टैक्स इकट्ठा होता है और 56, अभी 38 बता रहे थे, वो 2022 की रिपोर्ट थी हमारे जो साथी थे, चलो 56 भी लगा ले, 4% एक्साइज ड्यूटी भी लगा ले, 40% इनकम टैक्स रह जाता है। तो रिटर्न है जो उनकी, तो वो 1.5 लाख भी नहीं है सेल टैक्स की। ये क्या वजूहत है? बेसिकली सेल्स टैक्स के लिए उन्होंने कुछ थ्रेशोल्ड सेट किए हुए हैं। जी। और फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि एफबीआर जिस एरिया पे फोकस करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रही। मैंने पहले कहा था कि जो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की रूट्स हैं उसको देखें। आपके पूरे मुल्क में कितने इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, क्या वो सारे के सारे उसके अगेंस्ट सेल रिटर्न फाइल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। 76 लाख जो मेरे पास एक रिपोर्ट थी, 76 लाख एंटिन होल्डर हैं और 68 लाख 3 फेस मीटर हैं पाकिस्तान में। 68 लाख क्या इन यूटिलिटी बिल्स के अगेंस्ट सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है? मैंने नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स को ऑब्जर्व किया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न्स जब किसी बंदे ने फाइल की तो वो कंपल्सरी उसके लिए कि वो सेल रजिस्ट्रेशन होता, लेकिन ना खुद से रजिस्ट्रेशन करवाई और डिपार्टमेंट ने भी उसको ओवरलुक किया। ये तो बड़ा आसान काम है। ये भी साहब आप लेस्को जितने फेस्को वगैरह से एक लिस्ट कॉल कर लें रजिस्ट्री मीटर्स की और उन बंदों को आप रजिस्टर कर दें। आपका जो रूल 5 और 6 है वो आप तमाम रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। जी, आपके सेल टैक्स रूल जो है 5 और 6 को आप स्टडी करते हैं तो वो एम्पावर करते हैं कमिश्नर को कि आप इन बंदों को रजिस्टर करें। तो कमिश्नर साहिबान के लिए जरूरी है कि इस तरफ लेके आए। अच्छा, सेल टैक्स में कितने इख्तियारात अफसरान के पास सबसे ज्यादा सेल टैक्स के कानून में है, इनकम टैक्स के में? इससे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपनी पावर या अथॉरिटी यूज करने के लिए आपका विजडम होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इख्तियारात है कितने, मेरे पास पावर कौन सी। लेकिन मुझे तो जो जहाँ तक मेरे इल्म में है, जो मेरे ज़राए से मुझे पता चलता है, सेल टैक्स जो ऑडिटर है ऑडिट की एक रिपोर्ट बना सकता है, वो इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर बना सकता है। इसलिए नहीं बना सकता कि ऑडिटर वो आदमी है। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर में जितने ऑडिट ऑफिसर्स हैं वो सारे मैक्सिमम के हाईली क्वालिफाइड हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने डिपार्टमेंट में आने से पहले कस्टम में बहुत कुछ सीखा था, जो ट्रेनिंग ली थी, वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी। इससे पहले ये बहुत सारे मैं ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में उन्होंने काम किए हुए हैं, जिन्होंने प्राइवेट फर्म्स में काम किए और कई साल करते रहे वहाँ पे। उन्होंने ऑडिट को प्रॉपर सीखा। डिपार्टमेंट ने तो जो सिखाना था वो सिखाया, वो पहले सीख के आए हुए थे। मैंने जो आपसे शेयर किया कि उस बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी पावर क्या है, मेरे पास नॉलेज क्या है। जब उसको पता होगा कि मैं इस कंपनी का ऑडिट कैसे कर सकता हूँ, इसके ग्रे एरियाज कौन से हैं, तो एक बेहतर रिपोर्ट इशू करेगा। अच्छा नीम खान साहब, ये जो सेल टैक्स, जिस तरह अभी हमारे एक दोस्त उमर साहब बता रहे थे, रशिया की मिसाल दे रहे थे, वो 15% या 20% ले लें, ये सेल टैक्स का जाल ही ना हो, वहाँ है भी नहीं है। कुछ ममालिक होंगे ऐसे ज़रूर होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो हम इसको शरह को बढ़ाते जा रहे हैं। अब 18% पे है सेल टैक्स की शरह, लेकिन अगर देखा जाए तो नेट में जो सेल टैक्स जमा होता है वो तो 5% के करीब है तकरीबन। ये भी साहब इस सेल्स टैक्स का वाकई बंदोबस्त करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आम बंदा हर बंदा मुतासिर है। सर सेल्स टैक्स की रेशो का कंसेप्ट ही नहीं है सेल्स टैक्स में। जी, सेल्स टैक्स की रेशो सॉरी मिनिमम लेवल पे होनी चाहिए। आपने रशिया की बात की,
रशिया वो है जिसने सुपर पावर का स्टेटस एंजॉय किया हुआ है, कोई शक नहीं है उसमें। वहाँ पे बहुत सी उनके पास रिसोर्सेज हैं अपनी कौम के सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। सही है आप अभी ग्रो कर रहे हैं, आपने वैट को फॉलो करना है, जी। लेकिन इसके सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना है और इसके रेट को मिनिमम करना है ताकि मैक्सिमम लोग इजीली टैक्स नेट में आ जाएं। और वो लोग जो फ्रॉडस्टर हैं, जो हाईएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स की आड़ में फ्रॉड करते हैं, उनका फ्रॉड रोकना है। आप जो रिफंड की सूरत में 18% रिफंड देना पड़ता है, इनपुट को ख़त्म ही करते हैं, रेट को कम कर दें तो वैसे आसान नहीं हो जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी जिनको रेट है उनको 5% किया, वो उनको वो उधर से सेल ज़्यादा हो रही है, जहाँ 18% है वो उधर से उनकी सेल कम है। ये ऑफिसर्स को भी पता है, जी ये ऑफिसर्स को भी पता है कि किस किस जगह पे लीकेज हो रही है। जी आपने रिफंड की बात की है, आपके आधे डॉलर अंडर द टेबल जा ही बाहर इसलिए रहे हैं कि वो कहते हैं कि पोर्ट पे 18% टैक्स पे करना है, तो बेहतर है कि आप अंडर नोवाइसिंग कर लो। सही है। अगर आपने उनको रेट कम किया हो तो वो उनको चोरी करने की क्या जरूरत है, और वो हुकूमती खजाने में पैसा आएगा। ये गवर्नमेंट या जो अथॉरिटीज हैं, जी जी। ये हो नहीं सकता इनको पता ना हो, ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा, इनको पता है, अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इनको नहीं पता, इनके पास पूरा सिस्टम है। सेल टैक्स में सबसे ज्यादा टैक्स अविजन इसमें ही है। स्मगलिंग चोरी, जो टैक्स चोरी है सबसे ज्यादा सेल टैक्स में ही है। नहीं, ये ना यूबी साहब कहें आपके मुल्क क्यों विद होल्डिंग एजेंट्स जो आपको इकट्ठा करके देते हैं टैक्स। के ये चीजें एक बड़ी लंबी डिबेट है। जी जी सेल्स टैक्स में तो फ्रॉड का एलिमेंट है, टैक्स चोरी का नहीं है। टैक्स चोरी का इसलिए नहीं है जी कि जिस बंदे को आप टैक्स चोर कह रहे हैं जी उस तक जो चीज जाती है वो तो एंड कंज्यूमर अपनी प्राइस पे कर रहा है। जी दरमियान में जो इनपुट आउटपुट का डिफरेंस का जी जी जो गैप ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, या अंडर नोवाइसिंग कर रहा है, या आप इरोनियस रिफंड को क्लेम कर रहा है, वो तो फ्रॉड कर रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न, डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में लोग चोरी कर रहे हैं। चोरी कैसे कर रहे हैं? उसने वहां पे अंडर नोवाइसिंग करके पैसा बना लिया, जी। अब क्या उसके अगेंस्ट उसने पूरा टैक्स पे किया? नहीं पे किया ना सर। आपका जितना रियल एस्टेट सेक्टर है, जी जी आपने पिछले 15 साल में देखा है, मुल्क आपका नीचे से नीचे चला गया है और इन लोगों ने बिलियनर्स हो गए। सही। इसका मतलब जो वो एक कहावत है जो पंजाबी में हम सुनते आ रहे हैं, गरीब से गरीब तरफ, अमीर से अमीर तरफ, ये सेल टैक्स का निजाम ही है। ये मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है। आज अगर आपकी अथॉरिटीज चाहें कि हमने रेवेन्यू कलेक्शन डबल करनी है, जी। कोई मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल? 76 साल में जो भी हमारा कानून बनता आ रहा है, आज 9,400 अरब के हम टारगेट पे पहुंच चुके हैं। आप समझते पीछे, क्योंकि आप सेल टैक्स में काफ़ी आपका तजर्बा भी है, आप कानून को बेहतर जानते हैं, कहाँ तक कामयाबी हम हासिल कर चुके हैं? 100 में 76% कर चुके हैं। 76 साल की हमारी उम्र हो गई है। अयूब साहब, ये मैं कहूँगा कि आपने जो टैक्स, सेल टैक्स तो किए 1990 में शुरू है, जी उससे पहले सेल्स का कंसेप्ट ही नहीं था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, ठीक है। और वो कानून था जो ब्रिटिश यहाँ पे लेके आए कि आप इन लोगों को पकड़ लो, इनको छोड़ना नहीं है, वैसे टैक्स जैसे भी लेना, कि बिजनेस बेशक हो ना हो टैक्स हम लेंगे। और वो जो लॉस किया 1990 तक लोगों ने, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1932 के तहत, उसका खमियाजा लोगों ने भुगता और बिजनेस को प्रॉपर रन ना कर सके। फिर 1990 में एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हमने सेल टैक्स लेके आ रहे हैं। जी तो 1990 से इसकी लाइफ देख ले, उस लाइफ को अगर आप देखते हैं तो उन्होंने जब भी 33 साल बन गए, कोशिश की है इन्होंने कि 33 साल में बालक हो जाता है बंदा। जी जी इसे इन्होंने कोशिश की है कि अच्छा वो डॉक्यूमेंटेशन बेहतर कर दें, कि ऑनलाइन का सिस्टम कर लें, लेकिन इनकी पुअर मैनेजमेंट की वजह से वो लोग जो ज्यादा एक्टिव थे, इवल जीनियस थे, उन्होंने इसके लूप होल्स का फायदा उठाया और इनको अरबों खरबों रुपए के रिफंड्स की सूरत में लॉस पहुंचाया। आम आदमी जो था आपके मुल्क का, जी जी उसने हमेशा टैक्स पे किया, क्योंकि जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, जी जी। दुकानदार कहता है कि भाई आपने ये इसकी सुई प्राइस भी है, लेनी तो उसके ऊपर भी आपने वो कहता है कि इसके ऊपर प्रिंटेड है, ये प्राइस है, ये टैक्स है, ये मुझे टोटल प्राइस चाहिए। सही कह रहे हैं। आप देखना ये कि जिसके ऊपर टैक्स प्रिंट था, जी। क्या वो गवर्नमेंट रही है मैंने गया? असल में बात ये है। 60% नहीं गया, सही इनकी कह रहे पुअर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। जी जी। अब वो बहुत से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे
सेल टैक्स लोग वसूल कर रहे हैं लेकिन हुकूमती खजाने में वो नहीं पहुंच रहा। इन्होंने सेल्स टैक्स एक्ट में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की हैं, अच्छी अमेंडमेंट्स भी की हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इन्होंने फ्लॉज को भी छोड़ा है। इन्होंने कुछ ऐसे सेक्शंस ओमिट कर। अच्छा, वैसे नईम खान साहब, जितना हमारा एफबीआर का अमला है, सेल टैक्स ऑफिसर तो चंद है, चंद 100 भी नहीं कह सकते, चंद ऑफिसर हैं सेल टैक्स को जो पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी डिपार्टमेंट ने सौतेली माउंट जैसा सलूक किया। एडिटर के साथ जो कस्टम से एफबीआर में आज तक वो अपनी जगह नहीं बना सके, तो वो अफसरान भी वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं या जानबूझ को पीछे हैं? उनके साथ को आज तक उनके लिए बैठने के लिए जगह भी नहीं है। देखें, सारे ऑफिसर्स और पब्लिक टैक्स पेयर ये समझता है कि ये बंदा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जी, और जिसने डिपार्टमेंट को अपनी ज़िंदगी के 18-20 साल दे दिए हैं, अगर 20 साल की एक्सपर्टीज़ के बाद भी आप उसको प्रॉपर असाइनमेंट नहीं दे रहे, जी, तो आप रेवेन्यू कलेक्शन में खुद से बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। सही है। आप उन लोगों को पावर्स दें, उनको अथॉरिटीज़ दें। आप समझते हैं वो बेहतर ऑडिट कर सकते हैं, वो ग्रे एरियाज को बेहतर समझते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर समझते हैं, तो फिर आप उनको अथॉरिटी क्यों नहीं देते? आपने उसको उन लोगों के अंडर रखा हुआ है जिनको काम की समझ नहीं है। तो जाहिर है जब एक नालायक ऑफिसर होगा वो अपने कॉम्पिटेंट जूनियर को कैसे प्रमोट करेगा? सही कह रहे हैं। अच्छा, नईम खान साहब, हमारे एक दोस्त हैं इफ्तिखार खान साहब, उन्होंने किताब लिखी सेल टैक्स के, उनमें सिर्फ उसने कहा ये परचेज टैक्स उन्होंने नाम दिया सेल टैक्स को। उन्होंने तो पाकिस्तान में तमाम टैक्सेस ख़त्म करके ना सिर्फ एक परचेज टैक्स 20% हर बंदे से वसूल किया जाए। तो ये 2017 में उनकी जो फिगर थी वो थी 12,000 अरब रुपए, जब उस वक्त इकट्ठा हो रहा था, जो अब भी 2017 आज 2023 में बैठे हैं, आज 9,415 अरब रुपए का टारगेट है, लेकिन पूरा होगा नहीं होगा ये तो अभी ख्वाबो ख्याल है, असेसमेंट है। लेकिन 7,150 अरब रुपये हमने इकट्ठा कर लिया जब 12,000 अरब इकट्ठे हो रहे थे। तमाम टैक्सेस ख़त्म करके सिर्फ 20% ले लें, इस तरह का कानून जिस तरह रशिया में बन सकता है पाकिस्तान मुमकिन है? नहीं, ये सब मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूँ। खान साहब मेरे सीनियर हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। जी, उन्होंने इसको में क्या सोच के ये सारे फिगर्स दिए, ये वो बेहतर समझते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम ग्रो कर रहे हैं अयूबी साहब, हमें अपनी कौम को एजुकेट करना है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, फिर हमें गवर्नमेंट लेवल पे खुद से डिसीजन मेकिंग करनी है। अच्छा, जब ये ग्रो अपने अवाम को शऊर देना है, लेकिन 76 साल में वाकई कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम उठाया गया हो या एफबीआर की तरफ से ऐसा इकदाम उठाया गया हो? आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज एफबीआर के इश्तिहार लगे हुए हैं, 30 सितंबर आखिरी डेट है गोशवारा जमा करवाने की, लेकिन सबको पता है 1 सितंबर को जो रिटर्न के साथ हुआ, सिस्टम बैठ गया, फिर उसको रिवाइज करना पड़ा। जब तक उसमें खामियां आप दूर नहीं करेंगे, कानून को उनमें जो दुरुस्तगी नहीं करेंगे, उसके बाद वो 90 दिन कानून के बनते हैं, उसके बावजूद हम वो पैसा कौम का टैक्स का पैसा इश्तिहारात में ज़ाया कर रहे हैं। ये भी साहब अभी जो इन्होंने 30 सितंबर डेट रखी होती है, लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की, मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ा देना चाहिए। अगले साल में तो इसका अड्ड खुल रहे हैं रिटर्न को, 1 साल पूरा ही होता है वैसे। जैसे मैं बताता जी, हूँ, इसकी डेट को आप दिसंबर तक ले जाएं। ले जानी पड़ेगी क्योंकि अभी पीछे गोशवारे जमा नहीं होंगे। जी, अभी तो गोशवारे जमा ही नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने 7E फॉर्म को साथ अटैच किया और जी, वेल्थ स्टेटमेंट का सारा फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो वो काफ़ी देर तक तो लोग उसी में खपते रहे। और फिर ये भी भाम लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, पंजाब को छूट मिल गई, एनओसी मिल गया। एनओसी मिल गया, तो ये चीज़ें इन चीज़ों ने काफ़ी टैक्स एडवाइज़र को, टैक्स पेयर को परेशान किए रखा, और रिटर्न का वो फाइलिंग की तरफ आ ही नहीं सके। अभी तो टाइम बड़ा कम है। मैं जनरली कह रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसको 31 दिसंबर तक ले जाएं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने हर साल तजर्बे तो करने ही करने हैं, जी, सॉफ्टवेयर तो उन्होंने चेंज करना ही करना है, तो बेहतर है कि आप उनको एक अच्छा टाइम दे दें ताकि वो वेल प्रिपेयर्ड हो, अपनी प्रॉपर रिटर्न फाइल कर सकें। आपको ऐसा ऐसा आपका जो भी देखिए, आपने खुद से एक्सटेंशन देनी है, तो क्यों ना आप अपने कानून में ये लिख दें कि भाई इस डेट तक, क्योंकि 30 जून को आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब आपने सारे अकाउंट्स बनाने हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, आपने जो भी चीज़ें हैं, आपने 3 माह तो वैसे बन जाते हैं, अकाउंट बनाने में लग जाते हैं। कंसल्टेंट के पास जाना है, उसका अपनी मसरूफियत है, सारे मामला हैं, फिर इनके डिपार्टमेंट के अपने हर्डल्स हैं,
तो बेहतर है कि अच्छा टाइम दे दें ताकि विदाउट एनी प्रॉब्लम लोग अपने रिटर्न फाइल कर सकें और ये इश्तिहारबाजी का सिलसिला भी ख़त्म हो। अच्छा नईम खान साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, क्या हुकूमत सेल टैक्स के मद में आम आदमी को रिलीफ दे सकती है? जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी सर्विसेज टैक्स वसूल कर रहा है, आप इन दोनों में किस तरह बेहतरी देख रहे हैं? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को बेहतरी उसमें आ सकती है या सेल टैक्स के कानून में कोई बेहतरी आ सकती है? ये सब सेल टैक्स के कानून में बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। इसमें मैंने पहले भी अपनी सजेशंस दी थी, जी अभी मैं दोबारा दे रहा हूँ। जी कोर्ट्स की जजमेंट आने के बाद जी उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स एक्ट एक अलहदा स्टैट्यूट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलहदा है, जी। दोनों की प्रोविजंस और प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलहदा है। जी तो जब भी कोई ऑफिसर कहता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपने ये डाटा डिक्लेयर किया है जी और वो उसकी बेस पे उसके अगेंस्ट को टैक्स सेल टैक्स लगाता है, तो कहते हैं ये पास्ट क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं, इस बंदे ने इसके अगेंस्ट से पब्लिक से टैक्स कलेक्ट नहीं किया, तो लिहाजा आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ दोबारा कि आप थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दें कि जो बंदा अपना प्रोफाइल डिक्लेयर करेगा वहाँ पे वो कहता है जी मैं फलां चीज़ का मैन्युफैक्चरर हूँ, जी तो उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस अकाउंट के अंडर होंगी वो वही ट्रांजैक्शन मानी जाएंगी। जी और वो बंदा जो सेल्स टैक्स में टर्नओवर डिक्लेयर करेगा जी उसके अगेंस्ट वो सेल टैक्स कलेक्ट करे या ना करे वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जी अगर गवर्नमेंट ये भी कर लेती है और अपने ऑफिसर्स को ये इम्पावर कर देती है थ्रू लेजिस्लेशन जी ताकि कोर्ट्स उसको टर्न डाउन ना कर दें, तो इससे आपके सेल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन और नंबर ऑफ टैक्स पे रजिस्टर्ड जी ये बड़ी स्पीड से बढ़ेंगे। सही और अगर आपके चैनल के तवज्जो से ये मैसेज हायर अथॉरिटी तक चला जाए जी। और इसको मान लें ईमानदारी से, जी सही कह रहे हैं आप। जी तो सर सेल टैक्स कलेक्शन, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स, मेरा ख्याल है इस वक्त जितने भी है उसमें कम से कम को 30 से 40% एडिशन हो जाएगा। हो सकते हैं। नईम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, उमैर साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू आपने सुनी। कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है कानून में भी और वैसे भी। आज जिस तरह हमारे एक्सपर्ट ने आपको हमारी तजावीज़ उन्होंने दी हैं अपने नाज़रीन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, बेहतरी की गुंजाइश है। बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस निज़ाम में बेहतरी आएगी, इस मुल्क की तरक्की होगी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और मुल्क में भी अमन और सुकून होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।